हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन बैठे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है। उम्मीद मैं यही करता हूँ आप केमिस्ट्री की जो ये अपना क्रैश कोर्स चल रहा है इसके अंदर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा और आप अभी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ना जरूरी है। अगर आप वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पीरियोडिक टेबल तो आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि हर एक बात है कि भाई कभी आवरण प्रभाव यूज हो रहा है, कहीं प्रभावी नाभिकीय आवेश यूज हो रहा है, तो वो कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो वो सारी चीजें जो आपको पीरियोडिक टेबल में बताते हैं डिटेल में, तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं यहां भी बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट मैं करता हूं, आपको बताइए कि लाइक सब्सक्राइब तो आप नहीं, वो तो करोगे आप, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यार ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। भैया क्या फायदा होगा डाउनलोड करने से? देखो यार, वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, बायो के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के और फ्री नोट्स मिल जाएंगे, फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ फ्री दे रखा है, ठीक है। तो पूरा ऐप फ्री है, बस डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। और उसके अलावा कोई सजेशन हो आपका, भाई ये कर लो वो कर लो, कुछ भी आपकी हित में होगा तो हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमेंट में अपने जो कुछ सजेशंस के भैया हाँ ये इस चीज़ को आप ऐसे करवा सकते हो, इस चीज़ को ऐसे करवा सकते हो, अगर वो सही रहेगा तो अपन उस पर डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आपके हित में होनी चाहिए बात। उसके अलावा यार टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, क्लास कब होगी कब नहीं होगी, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, वो सारी बातें आपको पता रहेंगी, तो वहां पर भी ज्वाइन कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ लिया था गलनांक और कप्तांक के बारे में, अपन पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे धात्विक गुण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया हो ही आप, ठीक है। चलो धात्विक गुण। अब आप सबको पता है यार इसके अंदर क्या है, आपके धातु ही है ना। आपके जो ये डी ब्लॉक पर पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक के अंदर क्या है, धातु है, ठीक है। चलो मेटेलिक कैरेक्टर धात्विक गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो Ns और N-1d के अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स धात्विक बंधन में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि Ns और N-1d के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करेंगे, धात्विक बंधन मतलब मेटेलिक बॉन्ड बनाने में काम में लेंगे। अभी दिखाता हूं आपको, है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, Fe का एक एग्जांपल ले ले, Fe का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिनट, Fe का ये एग्जांपल ले लेते हैं। Fe एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो Ar, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाएगा 4s2, 20 वर्दी है, 3d6, ठीक है। बॉक्स बना देते हैं, चलो। एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, चार, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनमें मैं इलेक्ट्रॉन भर देता हूं। एस में कितने हैं जी, एस में भैया हमें जितने दिखाई दे रहे हैं 2 भर दिए। डी के अंदर कितने हैं, 6, 1 2 3 4 4 5 और ये 6, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर जो आपका Fe है वो कितने उसके कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, उसको उतना ही क्या होगा, मेटेलिक गुण होंगे उसके अंदर, है ना। वापस सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि किसी भी एक मेटेलिक एटम के अंदर, किसी भी एक एलिमेंट के अंदर ये जो आपके तत्व हैं, ठीक है, ये आपके जो तत्व हैं Fe हो गया, Sc हो गया, ये सारे जो तत्व आपके, इनके कितने इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, उसके उतने ही क्या होंगे, मेटेलिक गुण होंगे, उतने ही क्या धात्विक गुण होंगे। देखो यहां पर देखो आप Fe को देखो, अगर यहां पर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अगर मैं मान लो कि एक 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक D का इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और एक 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ज्यादा धात्विक गुण कब होंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं ना। तो यहां पर क्या बोला है, Ns और N-1d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन मेटेलिक बॉन्ड में भाग लेते हैं, ठीक है। कोई मेटल भाई बॉन्ड बना रहे हैं, अरे बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, मेटेलिक बॉन्ड बोल देंगे, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। 2 अगर धातुओं के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो उसको धात्विक बॉन्ड कह देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? बहुत आसान है। मैंने कहा कि एक लोहे का टुकड़ा लिया, मैंने क्या किया, मैंने एक लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है, आयरन का मैंने एक टुकड़ा लिया।
अब एक आयरन के टुकड़े के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे। तो इस आयरन के टुकड़े के अंदर बहुत सारे क्या है, एटम है जी। बिल्कुल भैया एटम तो होंगे, बहुत सारे एटम से मिलकर क्या है, एक आयरन का टुकड़ा बना हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। ठीक। अब मेरे मन में यह आई कि मैं इस मेटल के टुकड़े से, इस धातु के टुकड़े से क्या करूं, एक एटम बाहर निकाल लूं। ठीक है, ये क्या है, ये एक धातु का क्या है, टुकड़ा, धातु का टुकड़ा। ठीक है, इसमें से मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या निकाल लूं, बाहर निकाल लूं। भैया आप ये चाहते हो तो निकाल लो। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की, इलेक्ट्रॉन बोलो, एक एटम बाहर निकाल लो, है ना, माफी चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इस धातु के टुकड़े से एक एटम बाहर निकाल लूं, है ना। अगर मैं इस एटम को बाहर निकालना मुझे, तो मुझे कुछ ना कुछ इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो क्या है, एटम बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां से एक एटम को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एटम को बाहर निकालने के लिए जितनी मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी वही क्या होती है जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। बस आ गया समझ में। तो डेल्टा एच एटमाइजेशन क्या है, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन धात्विक बंधन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी, धात्विक बंधन पर निर्भर करेगी। भैया कैसे, मैंने कहा आ जाओ वापस आ जाओ। मैं डेफिनेशन क्या बताई आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की, मैंने आपको सिंपल बताया कि एक धातु का टुकड़ा है, उसमें से मुझे एक एटम को बाहर निकालना है। ये देखो बहुत सारे एटम हैं, इनमें से मुझे एक एटम को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो जितनी ऊर्जा मुझे देनी पड़ेगी वही क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ठीक है, अब ये ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी कि मुझे किसी हर धातु के अंदर अलग अलग ऊर्जा देनी पड़ेगी। बिल्कुल भैया आप ठीक बात कह रहे हो, हर धातु के अंदर आपको अलग अलग ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि इनके बीच में ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनके बीच में क्या बना हुआ होगा, बॉन्ड बना हुआ होगा या नहीं बना हुआ होगा। इन दोनों के बीच में, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए होंगे। बिल्कुल भैया बॉन्ड तो आपस में बने हुए होंगे इनके बीच में। और मेटल्स के बीच में, धातु के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, धात्विक बंधन कहते हैं। और धातु के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो धात्विक बंधन ही होगा। ठीक है, चलो अगर ये धातु का जो बंधन है, ये जो आपका बॉन्ड है, अगर ये स्ट्रोंग हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस एटम को बाहर निकालने के लिए। मैं कह रहा हूं धातु का टुकड़ा ले लिया भैया, इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, एटम्स के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ होगा। अगर वो बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके एक एटम क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और वहीं अगर ये बॉन्ड कमजोर हुआ तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी दूंगा और एटम जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर जो है आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो वो किस पर निर्भर करती है, धात्विक बंधन पर निर्भर करती है कि धात्विक बंधन कैसा है। अगर धातु का जो बंधन है अगर वो स्ट्रांग हुआ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर धात्विक बंधन जो है आपका मेटेलिक बॉन्ड है वो अगर कमजोर हुआ तो मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, जो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, और आपकी जो ये धात्विक बंधन है वो किस पर निर्भर करता है कि डी इलेक्ट्रॉन की जो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है उस पर निर्भर करेगा। कैसे भैया, देखो यहां पर अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो यहां पर ये चारों क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं। अगर कहीं किसी के पास में 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो वहां पर 3 ही लेंगे, तो वहां पर बॉन्ड थोड़ा कमजोर बनेगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। बस यही खेल है। चलो, सामान्यतः डेल्टा एच एटमाइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को पहले ग्रुप 5 से 6 तक बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि धातुओं की पैकिंग अलग अलग होती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, मैंने पहली लाइन जो बोली कि डेल्टा एच एटमाइजेशन जो है आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो किस पर निर्भर करती है, धात्विक बंधन मेटेलिक बॉन्ड पर निर्भर करती है। बिल्कुल भैया ठीक बात की आपने। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बिल्कुल भैया क्या होना चाहिए, वहां पर जो आपकी एनर्जी है वो ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर आपका जो बॉन्ड है वो कमजोर हुआ तो आपको क्या कहे, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ये तो भैया ठीक बात है आपकी। तो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है उसका डेल्टा जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, डेल्टा एच एटमाइजेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका मेटेलिक बॉन्ड कमजोर है उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी। ठीक है, तो आप क्या दिमाग में अपने दिमाग में बैठा लिया, अपनी क्रम बैठा लोगे कि भैया ऐसे इधर से इधर जाएंगे तो आपकी मेटेलिक बॉन्ड कमजोर होते जाएंगे, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना, देखो ध्यान से।
डेल्टा एच एटमाइजेशन धात्विक बंधन पर निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सामान्यतः डेल्टा एच एटमाइजेशन जो आपकी एंथैल्पी एटमाइजेशन जो है उसको ग्रुप 5 से लेके 6 तक बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि सब धातुओं की पैकिंग अलग अलग होती है। यहां पर देखो मुझे एक एटम को बाहर निकालना है तो उसमें यार सिर्फ एक ही रोड़ा नहीं है। अरे मुझे एक एटम को इस धातु से के टुकड़े से बाहर निकालना है ना, तो उसमें सिर्फ एक ही रोड़ा नहीं अड़ता कि भैया आप ये जो बॉन्ड है इनको देख लो, ठीक है, कि बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो भाई वो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड कमजोर हुआ तो कम देनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक ही कारक नहीं है, और भी कारक होते हैं। क्या कारक होते हैं? कि भैया इन एटम्स की पैकिंग किस प्रकार की है, पैकिंग किस प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की पैकिंग होती है, ठीक है। तो वो पैकिंग किस प्रकार की उस पर भी निर्भर करता है। तो ये पर पहले सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते थे, पैकिंग अलग अलग जो होती है वो पहले अपन सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हुआ, वो चैप्टर हटा दिया, तो अपन को पैकिंग वैकिंग पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपके धात्विक बंधन पर निर्भर करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धात्विक बंधन पर निर्भर नहीं करती, ठीक बात है। अरे एक बात पूछूं मैं आपको, आपका सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने पर निर्भर करता है क्या? नहीं करता जी। उस दिन आपका दिमाग सही ढंग से काम करे उस पर भी तो निर्भर करता है। अरे आपने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए इस पर भी निर्भर करता है ना। वही काम यहां पे है। मुझे इस धातु के टुकड़े में से एक एटम अगर बाहर निकालना है तो सिर्फ वो धात्विक बंधन पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी पैकिंग कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी की। अभी आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये तो अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं जी, ठीक है, पीरियडिक टेबल में पढ़ चुके हैं अपन, कोई नहीं बताऊंगा यहां पर अभी आपको। आयनाइजेशन एनर्जी बताने के लिए मुझे एक एटम बना लेता हूं मैं। ठीक, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये आपकी इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, ठीक है भैया। अब आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो ध्यान से सुनो। ये एक एटम है, बिल्कुल भैया एटम है। यहां पर आप एक चीज देखो, ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, बिल्कुल सही बात है भैया। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षण का मैंने सिंबल गलत बना दिया यार। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा भैया, सही बात है आपकी, खींचेगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, ठीक है। ये एक एटम है, इसमें से मैं ये चाहता हूं इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं भैया, ठीक बात है आपकी। तो बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी भैया। आसानी से तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ रखा है? इधर ये पॉजिटिव जो इसको खींच रहा है अपनी तरफ। अरे खींच रहा है ना पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ है, तो इस नेगेटिव को मुझे बाहर निकालने के लिए थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? वही क्या होती है? आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वही क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनन ऊर्जा होती है, ठीक बात है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलग अलग होगी। कैसे भैया? अगर ये न्यूक्लियस जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच के रखेगा अपनी तरफ, जोर से खींच के रखेगा, तो अपन को इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को थोड़ी कम जोर से खींच के रखेगा, खींच के तो रखेगा लेकिन थोड़ा कम खींच के रखेगा, तो अपन को थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई? तो एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़े वही क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। लेंथन और संकुचन के कारण 5D तत्वों का IE 4D तत्वों से अधिक होता है, ठीक। वापस सुनो ध्यान से। अपन ने एक बात पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जब हम ग्रुप के अंदर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जब हमने क्या बात करी थी कि ग्रुप के अंदर एटम की साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के थोड़ा पास है, पॉजिटिव के पास में है। जैसे इसकी साइज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो क्या है? थोड़ा ढंग से खींच नहीं पाएगा, आकर्षण थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। वापस सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि ग्रुप के अंदर ऊपर से जब अपन नीचे की तरफ आते हैं तो होता क्या है? साइज क्या है? एटम की बढ़ने लगती है। जब साइज बढ़ जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो अपन को क्या है? एनर्जी कम देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी वहां पर कम होती है,
ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। लेकिन 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 यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, 4D से जब हम 5D की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि 5D वालों की जो साइज होती है ना, वो 4D वालों के लगभग बराबर होती है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। किस कारण है? लेंथेनोइड संकुचन के कारण। ठीक बात है। इसीलिए लेंथेनोइड संकुचन के कारण 5D वाले जो तत्व हैं, इनकी IE 4D वाले तत्वों से अधिक होती है। IE क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 4D वाले तत्वों से अधिक होती है। क्यों? लेंथेनोइड संकुचन के कारण 5D वालों की साइज जो है वो 4D वालों के लगभग समान रहती है। इसलिए यहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी 5D वालों की 4D वालों से ज्यादा होती है। ठीक है, चलो। परमाणु संख्या 73 से 82 तक के तत्वों का IE इसके ऊपर मौजूद तत्वों की तुलना से अधिक होता है। मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में अपन ने पढ़ा भी था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम की साइज बढ़ती है, और साइज जब बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, घटती जाती है। साइज बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, 73 से, परमाणु संख्या 73 मतलब एटॉमिक नंबर 73 से 82 तक के जो तत्व हैं, ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी। किससे? जो इनके ऊपर मौजूद हैं उनसे अधिक होगी। समझाऊं? ठीक है, जैसे ZnCd Hg, Hg का यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है? Hg का एटॉमिक नंबर कितना है? 80। ठीक है, और मैंने क्या लिख रखा है, 73 से 82 तक के, है ना, मतलब 73 से 82 के बीच में 80 आता है। बिल्कुल भैया 80 आता है। ठीक है, तो Hg जो है 80 है इसका एटॉमिक नंबर। तो Hg की जो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होनी तो कम चाहिए थी। जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन कम होती नहीं है। आज Hg जो है इसकी जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक होती है। किससे? Cd से अधिक होती है। और वो Cd से अधिक तो होती है, वो इतनी अधिक हो जाती है कि जिंक से भी अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑर्डर आता है वो कैसा आता है, यहां पर मैं बना देता हूं। इसके लिए आपका आएगा Hg की सबसे अधिक होगी इनमें, फिर आपकी कैडमियम और फिर जिंक। ये आपको ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा IE का। ऐसे ही यहां पर गोल्ड की क्या है, गोल्ड सबसे नीचे है, Au जो है वो सबसे नीचे है, इसकी होनी तो सबसे कम चाहिए थी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन क्या है, ये भी 73 और 82 के बीच में आता है। इसलिए क्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, परमाणु संख्या 73 से 82 तक के तत्वों का IE जो है वो इसके ऊपर मौजूद, इसके ऊपर Au के ऊपर क्या है, Ag, इसके ऊपर जो मौजूद है उनसे क्या होगा, अधिक होगा, उनकी तुलना में अधिक होगी। तो Au की भी क्या है, सबसे अधिक होगी इनमें, है ना। तो Au की आपकी जो आपकी IE है वो अधिक, फिर आपका Ag Au ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देख लो भाई, Cr और Cu के लिए IE2 उच्च क्यों है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है, पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, और तो आप तो मतलब यहां पर समझने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर आपने वहां पढ़ा है तो। क्वेश्चन क्या है, Cr और Cu, क्रोमियम और आपका जो कॉपर है, इनके लिए IE2 जो है वो उच्च क्यों होता है? IE2 का मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी जो आपकी आयनन एंथैल्पी है वो उच्च क्यों होती है, ये पूछा है। चलो जी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए IE2 क्या है, समझाया हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले Cr, ठीक है, इसका आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 24। इसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, लिख लेते हैं। 24 से पहले आपकी नोबेल गैस कौन सी आती है? आर्गन आती है, सबको पता है। 18 इलेक्ट्रॉन तो मैंने भर दिए, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक, 18 भर दिए, 24 में से 18 माइनस करेंगे, कितने बचे? 6 बचे। फिर क्या भर दूंगा मैं? 4s1 भर दूंगा।
भैया 4s1 क्यों भरा आपने, 4s1 क्यों भरा? क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर क्या बता दिए थे, पहले लेक्चर के अंदर मैंने क्या बता दिए थे आपको, सारे के सारे जितने भी आपके एक्सेप्शंस हैं 4s1 वाले कौन से, ns1 वाले कौन से हैं, ns0 वाला कौन सा है, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिए थे। तो उन्हें मैंने क्रोमियम लिखवाया था, आपका Cr जो है वो लिखवाया था कि ये जो है आपका ns1 वाला है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 4s1 लिखूंगा, 4s2 नहीं लिखूंगा, ठीक है, एक्सेप्शन है ये। फिर क्या भर दूंगा मैं, 3d5 भर दूंगा, भर दिया ये मैंने। ये आपका क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि IE2 जो है वो उच्च क्यों है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्यों चाहिए इसको, कौन सी, दूसरी का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई, किसी भी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आपको, उसके लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़े वह आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक। अगर इस एटम में से, ये आपका न्यूट्रल एटम है, बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इसमें से मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, अगर मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं ना, अभी ये नॉर्मल है, आपका नॉर्मल एटम है, इसमें से अभी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, अगर मैं इसमें से मैं पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो वो क्या होगी, IE1 होगी, ठीक है। और अगर मैं इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो वो क्या होगी, IE2 होगी। अगर किसी एटम में से मैं पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, पहला इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल रहा हूं, वो क्या होगी, IE1 होगी। और अगर मैं किसी एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं तो वो क्या होगी, IE2 होगी। मतलब ठीक बात है, ठीक। अब यहां पर अपन को IE1 पूछ रहा है या फिर IE2 पूछ रहा है? भैया IE2 पूछ रहा है। IE2 पूछने का मतलब क्या है कि इस एटम का IE1 पहले हो चुका है, ठीक है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो वो तो IE1 होता ना, अपन को पूछ रहा IE2 पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ है, तभी तो IE2 होगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं अपन भी, Cr+, ठीक है, Cr+, चलो एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है पहले से, ठीक है। Ar तो अपन ने भर दिया, 4s क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, क्योंकि पहले भरे भी जाते हैं s में और निकालेंगे भी s में, ठीक है। और 3d5, ठीक है। अब इस Cr+ में से इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल लूंगा ना, उसके लिए मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपकी IE2 होगी। Cr में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा बाहर तो वो क्या होगी, IE1 होगी। लेकिन अगर मैं Cr+ में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वो आपकी IE2 होगी। किसी एक एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो IE1 है, किसी एक एटम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो IE2 है, ठीक है। तो Cr+ में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब क्या निकाल रहे हैं अपन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो क्या होगी, IE2 हो जाएगी। और अपन को IE2 पूछ रहा है और क्या बोल रहा है, IE2 उच्च क्यों है? तो उच्च तो इसलिए है ना क्योंकि 3d5 दिख रहा है अपन को, साफ साफ दिख रहा है ना 3d5। 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड है। और आप सब जानते हो हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल होती है, क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। अब 3d5 स्टेबल है तो इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा भाई। कोई इंसान स्टेबल हो जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके अनस्टेबल, अस्थिर क्यों होना चाहेगा जब उसको स्थिरता मिल चुकी है, ठीक बात है। चलो ये तो बात हो गई Cr, Cu की भी बात कर लेते हैं। चलो Cu कितना होता है एटॉमिक नंबर, 29, ठीक है। इसका लिखो जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar, 18 तो मैंने भर दिए, कितने बच गए, 29 में 18 निकालेंगे कितने बच गए, 11, ठीक है। 4s1, भैया 1 ही क्यों भरोगे, 2 नहीं भरोगे क्या? इसलिए मैंने 1 भरा क्योंकि ये भी क्या है, ns1 विन्यास वाला है, पहले लेक्चर में लिखवा चुका हूं जी ns1 विन्यास वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो 4s1 तो आपको याद होने चाहिए, अगर वो याद नहीं होंगे ना ns1 वाले कौन कौन से हैं तो गड़बड़ कर जाओगे भाई, और क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। ns4s1 हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ना है, देखो ये क्वेश्चन जो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि IE2 ये कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा आपको, ठीक है। और आसान है, बिल्कुल आसान है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 4s1 भर दिया, 19 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बच गए, 10 बच गए, तो वो अपन 3d10 कर देंगे, ठीक है। ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपन ने लिख ली किसकी, Cu की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिख ली। अगर मैं इस Cu में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूं तो वो तो क्या हो जाएगी, IE1 हो जाएगी ना। अरे इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा वो तो IE1 हो जाएगी। अपन को पूछ क्या रहा है, IE2 पूछ रहा है, तो IE2 पूछने के लिए अपन को पहला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, अपन को Cu+ देखना पड़ेगा जी, Cu+ का पूछा है अपन को, Ar, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मतलब यहां पर Cu+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। वो निकलेगा कहां पे, पहले डाले भी S में जाते हैं और निकाले भी S में जाएंगे, है ना, भरे भी S में जाते हैं पहले और निकाले भी S से ही जाएंगे। 4s0 हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 3d10, ठीक है।
अब इस Cu प्लस में से अगर मैं सिर्फ Cu से इलेक्ट्रॉन निकालता पहला, तो वो क्या होता आपका, वो IE1 होता। लेकिन Cu प्लस में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, वो IE2 होगी। और अपना क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भैया Cu की IE2 उच्च क्यों है? उच्च तो इसीलिए है ना, इसको ध्यान से देखो आप, क्या है जी, 3d10 है। क्या है? 3d10। 3d10 क्या है? फुल्ली फिल्ड। क्या है? फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड, ठीक है। 3d10 का मतलब क्या? फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड क्या होती है? स्टेबल होती है। स्टेबल होती है, ठीक है। अब इस फुल्ली फिल्ड में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, तो मुझे बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या है यहां पर IE2 क्या है? यहां पर उच्च है जी। समझ में आई बात? IE2 उच्च क्यों है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक अपना परिवर्तनशील संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं ना। परिवर्तनशील संयोजकता और ऑक्सीकरण की बात करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अपन एस ब्लॉक की बात करें ना, पहले तो अपन को एस ब्लॉक पढ़ना था, ठीक है। अब वो हटा दिया गया है तो अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक तो पढ़ेंगे। एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो पहला ग्रुप है उसकी आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स है, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे आपकी लिथियम, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है। लिथियम, आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारे जो है आपकी, इनकी क्या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फिक्स हुए, ऑक्सीकरण अवस्था इनकी फिक्स है। सेकंड ग्रुप वाले उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, फिक्स है जी उनकी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है ना डी ब्लॉक वाले है ना, इनकी फिक्स नहीं है, इनकी फिक्स नहीं है। वहां पर फिक्स होगी कि पहले ग्रुप वाले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही आपको मिलेंगे। वहां पर मैंने आपको वैलेंसी बताई थी, मैंने आपको ना केमिकल बॉन्डिंग में बताई थी, पीरियोडिक टेबल में बताई थी कि आप लिथियम की क्या है वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। और बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। बोरोन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 5 होती है, ऑक्सीजन की 6 होती है, फ्लोरीन की 7 होती है, नियोन की 8 होती है। बताया था मैंने आपको, बताया था, ठीक है भैया, बताया था। यहां पर वो फिक्स नहीं है जी, यहां पर फिक्स नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको परिवर्तनशील देखने के लिए मिलेगा ना। यहां पर आपको कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कहीं +3 में, कहीं +4 में, कहीं +5 में, कहीं +6 में भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो यहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट और जो आपकी वैलेंसी वो क्या है? परिवर्तनशील होती है। अभी दिखाते हैं कैसे। चलो एग्जांपल लेते हैं, पहले तो ये इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। क्योंकि NS और N-1d इलेक्ट्रॉन्स के बीच ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण NS और N-d दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक। लिथियम का ले लेते हैं पहले, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1, ठीक बात है। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, इनमें यहां पर बॉन्ड बनाने में कौन भाग लेगा? सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन भाग मिलेगा। जो आपका सबसे बाहर वाली जो शेल है, सबसे बाह्य जो आपकी कोश है, उसका इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। सही बात है, सही बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बोरोन का ले लेते हैं। चलो, कितना एटॉमिक नंबर? 5 होता है क्या? 1s2 2s2 2p1। यहां पर मैं पूछूं आपसे कि यहां पर जो है बॉन्ड बनाने में कौन भाग लेगा? सही बात है क्या? या फिर मैं ये कहूं ये 2 जो आपकी शेल है ये वाले लेंगे, ठीक है। 2s2 ये ऑक्साइड होकर ऊपर जा सकता है, ये ठीक है। यहां पर बाह्य कोश शेल कौन सी है? जो कि बाह्य कोश कौन सी है? दूसरी है, ठीक बात है। लेकिन अब सुनना यहां पर है ना, अब यहां पर आप खेला सुनना, Fe के बारे में बात करते हैं। कितना है? 26। Ar 18 मैंने भर दिए, 4s2 3d6। बॉक्स बना लेता हूं पहले मैं। एक, 2, 3, 4, इनको भर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 1 2 3 4 5 और 1 6 भर दिए, ठीक है। यहां पर मैं कह रहा हूं ये कौन सा है? डी ब्लॉक का है, ये एस ब्लॉक का था, ये पी ब्लॉक का था, ठीक है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आउटर मोस्ट सबसे बाह्य शेल कौन सी है भैया? वो तो आपकी एस है, ठीक है, 4s है। मैं कह रहा हूं यहां पर मुझे देखिए बताओ, लिथियम वाले के अंदर मुझे देख के बताओ सबसे बाह्य कोश कौन सी है भैया? 1 तो पहले आता है, 2 बाद में आता है। 2 आपकी बाह्य शेल है, ठीक है, तो 2s1 वाला बाह्य है, ठीक है। मैंने कहा कि बोरोन के अंदर बताओ मुझे
तो आप बताओगे भैया इसमें सबसे भाई जो आपकी शेल है वो कौन सी है, सेकंड है इसमें भी, ठीक है, 2 वाली सबसे भाई है। तो मतलब कहा कि यहाँ पर जो आपका बॉन्ड बनाने में भाग कौन सा ले सकता है, सबसे जो भाई सेल वाले वही लेंगे, ठीक है, भाई कोष वाले दूसरी भाई कोष है तो वही लेंगे सारे ना, इसमें एस और पी वाले ले सकते हैं ना। अब मैंने कहा अब ये एफ है, इसके अंदर मुझे बताओ इसके अंदर बॉन्ड बनाने में कौन भाग लेगा, तो आप कहोगे भैया वही ठीक है, आपकी सबसे भाई कोष आपकी यही है, 4 वाली सबसे भाई है, 3 तो पीछे आती है ना, 4 सबसे आगे आती है, तो भाई कोष तो आपकी 4 वाली है, तो यही बॉन्ड बनाने में भाग ले सकती है। मैंने कहा यहां ऐसा नहीं होता, यहां ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने कहा कि 4s और 3d की एनर्जी जो होती है ना उसमें इतनी मतलब वो आपस में बराबर की सी होती है कि दोनों क्या है मतलब ऑलमोस्ट बहुत इनमें कम अंतर होता है, तो ये बराबर की सी होती है, इसलिए क्या दोनों ये भाग ले सकती हैं, 4s वाला भी ले सकता है और 3d वाला भी बॉन्ड बनाने में भाग ले सकता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो 2s और 1s में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा था ना, दोनों की ऊर्जा में जो आपका अंतर है वो बहुत अधिक था, इसलिए यहां पर जो बाह्य कोश है वही यहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी। ऐसे यहां पर जो दूसरी शेल है और जो पहली शेल है इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, ठीक है, एनर्जी का जो आपका डिफरेंस था, जो अंतर था वो बहुत अधिक था। लेकिन यहां पर क्या है 4s और 3d के बीच में अंतर बहुत कम है एनर्जी का, इसलिए क्या है ये दोनों यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। ठीक बात है, यहां तक समझ में आई, ठीक है। चलो तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, ये परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि ns और n-1d इलेक्ट्रॉन्स के बीच ऊर्जा जो है उसका अंतर बहुत कम होने के कारण, ठीक है, ns और n-d दोनों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधन निर्माण में भाग लेते हैं, बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो मैंने कहा कि अब अगर 4s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं ना, बॉन्ड अगर 4s2 के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, +2 मिलेगी। ठीक बात है क्या, ठीक बात है क्या, मैं कह रहा हूं कि 4s2 के इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, +2 मिलेगी। भाई 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। बिल्कुल भाई आपकी ठीक बात है। मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भाग ले रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन अगर डी का भाग ले रहा है ना तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी, यहां पर आपको +3 हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये तो क्या हो जाएगी आपकी +3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन एस के और 2 इलेक्ट्रॉन अगर डी के, एक ये 4 हो गए तो क्या हो जाएगी आपकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये और डी के क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 तो कितनी हो जाएगी +5 हो जाएगी। ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि 4 इलेक्ट्रॉन डी के और 2 इलेक्ट्रॉन एस के, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन भाग ले बॉन्ड बनाने में तो कितना हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो यहां पर जो Fe है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल सकता है, कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। जैसे लिथियम जो है इसकी कितनी कर लो आप, सिर्फ इसकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फिक्स है जी, फिक्स है, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन +1 है, सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है जी, फिक्स है, ठीक है। बोरॉन की बात करूं तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है, फिक्स, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात, आई समझ में, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और बता दूं कि डी के सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है ना, आपके अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, ठीक है। तो डी के जो है आपके सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही क्या आपके बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, और आपके जो एस है इसके तो ये इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, ठीक है। यहां पर देखो डी के अंदर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन 2 का जोड़ा बना हुआ है पहले से, तो ये जोड़े वाले भाग नहीं लेंगे, ध्यान में रखना भाई ये बात, ठीक है। चलो तो ये आपको बॉन्ड फॉर्मेशन आपको समझ में आया बात, ये वाली बात समझ में आई आपको, ठीक। अब आ जाओ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताई कि जो डी ब्लॉक वाले जो तत्व हैं आपके, वो आपके उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। +1 +2 के अंदर भी, +3 के अंदर +4 +5 +6 आपको देखने के लिए ये मिल सकते हैं, ठीक बात है। चलो एफी का मैंने आपको एक एग्जांपल लिया। डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, ठीक है। मैंने आपको एक बात तो बता दी कि भैया ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट है, अलग अलग प्रकार की, हर तत्वों की अलग अलग प्रकार की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी, फिक्स नहीं है जी, फिक्स नहीं है कि भैया सबकी यही मिलेगी, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन एक बात कर सकते हैं अपन कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। देखो मान लो Fe की बात करिए अपन ने तो वो उतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, Mn की बात करें तो वो और अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ना, तो सबकी अलग अलग है, लेकिन लगभग जितने भी हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सारे ही दिखाते हैं, ठीक है। बाकी और
कम ज्यादा हो सकती है, कोई +6 दिखा रहा है, कोई +5 दिखा रहा है, लेकिन +2 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी दिखा रहा है, सिर्फ एससी को छोड़ के। स्कैंडियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, बाकी सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो दिखाते हैं। तो डी ब्लॉक की ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है भाई, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये 3 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुन लो बस। डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे सामान्य जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपकी सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक बात है, लेकिन एससी जो है वो नहीं दिखाता, एससी जो है वो नहीं दिखाता भाई। एससी नहीं दिखाता, ठीक है। बाकी सारे डी ब्लॉक वाले जो है उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्य होती है, लेकिन डी एससी जो है स्कैंडियम जो है वो नहीं दिखाता, और जो नहीं दिखाता उसी के बारे में तो पूछेंगे ना एग्जाम के अंदर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, अब मैंने आपको डी ब्लॉक वालों को बताया कि डी ब्लॉक के अंदर जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन है? डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके अंदर सर्वाधिक जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी +3 है। ओपी स्क्रीन, एक मिनट दीजिए। एफ ब्लॉक वालों के लिए सबसे सामान्य कौन सी है? +3, ठीक है। तो ये आपको दोनों लाइंस आपको याद होनी चाहिए। डी ब्लॉक के लिए सामान्य तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी +2 है, और आपकी एफ ब्लॉक के लिए +3 है। डी ब्लॉक के अंदर +2 सामान्य तो है, लेकिन एस जो आपका स्कैंडियम है वो नहीं दिखाता, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। अब आपको पूछने की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है और किसकी है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछे कि सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो वो आपके RU और OS, ठीक है। 2 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, इनकी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डी ब्लॉक के जो तत्व है उनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, लेकिन स्कैंडियम नहीं दिखाता। दूसरी बात, एफ ब्लॉक के जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +3, ठीक है। फिर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके? RU और OS की, ठीक है। और इनकी कितनी है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स लिखाऊंगा, वो आपको पता होने चाहिए। देखो ध्यान से, पहला, ठीक है, Sc2+, Sc3+, ठीक है। Sc2+ से Sc3+ जो है वो अधिक स्टेबल होता है। ये क्या है? अधिक स्टेबल। ये क्या है? अधिक स्टेबल, ठीक है। ये वाली बात तो यहां पर भी पता चल रही है ना, ये साइन लगा रखा है तो, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया अधिक स्टेबल Sc3+ होता है। और ये बात मैंने यहां पर भी दिखाई आपको कि Sc जो वो +2 नहीं दिखाता है ना, तो क्यों नहीं दिखाता उसके बारे में बात करेंगे ना। तो स्कैन Sc2+ और Sc3+ में ज्यादा स्टेबल कौन है? Sc3+ है। क्यों है? इसका रीजन देखते हैं। क्या क्या रीजन करना आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी आती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है, लिख दो जी, वो लिख दो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा किसका? Sc का लिखता हूं सबसे पहले, AR लिख दूंगा, ठीक है। AR लिख दिया मैंने। Sc का इलेक्ट्रॉन आपका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, ठीक है। AR में मैंने 18 भर दिए, ठीक है। और 2+ का मतलब क्या है? 21 में से 2 माइनस कर दूं, कितना बचेगा? 19 बचेगा, ठीक है। तो AR और 3D1, ये इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगी, ठीक बात है। चलो, Sc3+ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो एक बार में, कितना हो जाएगा? टोटल 21 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? Sc का 21 होता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे रखे हैं, 3+ ना, 3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए अपने, तो 21 में से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो AR भर दूंगा मैं, सिर्फ AR, ये मैंने 18 भर दिए। अब आप एक चीज देखो, Sc2+ की कितनी आ रही है? AR 3D1, और Sc3+ की कितनी आ रही है? AR, मतलब क्या है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल गई इसको, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल गई इसको, ठीक है। तो यहां पर क्या मिल गई इसको? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल गई इसको, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और आप सबको पता है कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कितनी होती है? क्या होती है? स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है। और हर एक एटम, हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाऊं। यहां पर Sc3+ ज्यादा स्टेबल है कि Sc2+? Sc3+ ज्यादा स्टेबल है, इसलिए Sc3+ दिखाता है। Sc जो है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, 2+ नहीं दिखाता। समझ में आ गई बात? चलो, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सिखा रहा हूं। अगला एग्जाम्पल देखना भाई, Fe2+ और Fe3+, ठीक है।
और इन दोनों में ज़्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा है, Fe3 प्लस, एक मिनट, Fe3 प्लस जो है वो क्या आपका अधिक स्टेबल है। दिख रहा है क्या आपको, ये कितना थोड़ा दिख रहा है आपको, दिख रहा था बताना यार मेरे को ना। चलो Fe3 प्लस क्या है, अधिक स्टेबल क्यों है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Fe2 प्लस की लिखो सबसे पहले। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, लिख देते हैं चलो। Ar मैंने भर दिया, 18 तो भर दिए, ठीक है। दो मैं वैसे माइनस कर दूंगा, 26 में से 2 घटा दो, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर रखे हैं ना, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 26 में 2 करने 24 और भरना है मेरे को। चलो 4s तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो डी में से निकाल ही दिया ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है इसको तो। और क्या भर दूंगा मैं आपको, 3d6 भर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया आपकी Fe2 प्लस की। Fe3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Ar में भर दूंगा, ठीक है, 18 बने भर दिए। 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहीं से निकले होंगे, और यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में से निकले होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा, d से निकला होगा, तो 3d क्या हो जाएगा 5। इसको मैं मिटा ही देता हूं ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3d क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि यहां पर Fe2 प्लस क्यों स्टेबल कम है और Fe3 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों है, आपको देख के पता लग रहा होगा क्यों, क्योंकि 3d5 आ रहा है, और 3d5 क्या होती है, हाफ फील्ड होती है, हाफ फील्ड होती है, और हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल होती है, स्टेबल होती है। तो आप एक बात बताओ मुझे, Fe के पास में जब ऑप्शन है कि वो 2 प्लस में भी जा सकता है और 3 प्लस में भी जा सकता है, अगर किसी के पास में दो ऑप्शन है कि वो 2 प्लस में भी जा सकता है और 3 प्लस में भी जा सकता है, ठीक है, 2 प्लस में इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन 3 प्लस में इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये कौन सा रास्ता चुनेगा, 3 प्लस वाला चुनेगा ना। अरे सही बात है या नहीं है, सही बात है भैया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल Mn +2 और आपका हो जाएगा, एक मिनट, +2 और Mn3+, इसमें आपका Mn+2 जो है वो अधिक स्टेबल है, ठीक है। रीजन वही, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी है। Mn का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 25, ठीक है, लिख देते हैं Mn का। Ar 18 तो मैंने भर दिए, 4s क्या हो जाएगा आपका 0 कर देते हैं, ठीक है। चलो, और 3d यहां पर क्या हो जाएगा, 4s में क्या कर दूंगा, यहां पर 0 कर दूंगा, और 3d क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, 3d5 डायरेक्ट लिख दिया, 4s 0 होगा तो फिर इसको लिखेंगे क्यों, ऐसे ही Mn3+ की लिखते हैं, Ar 3d4, ठीक बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, Mn+2 ज्यादा स्टेबल क्यों है Mn+3 से, भैया देखने में पता लग रहा है क्यों, यहाँ पर 3d5 है, 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड क्या होती है, अधिक स्टेबल होती है, हाफ फील्ड है, तो ये क्या स्टेबल है, ठीक है। अब एक Mn के पास में 2 रास्ते हैं, एक रास्ते पर जा रहा है तो उसको इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, और दूसरे रास्ते पर जा रहा है तो स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये दूसरे रास्ते पर जाना पसंद करेगा ना, ठीक बात है। चलो और एग्जाम्पल करने हैं अपन को, यहां कर लेते हैं, चलो चौथा एग्जाम्पल, Cu+ और Cu2+, दोनों में से अधिक स्टेबल है Cu2+ जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले तो, ठीक है। Cu+ आपका जो कॉपर है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 29 होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये तो आपको याद होने चाहिए, कम से कम 3D सीरीज तो आपको याद होनी चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था आपको 29 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। चलो लिखते हैं इसके बारे में, Ar लिख दिया मैंने, 18 तो मैंने भर दिए, 4s ये वैसे भी NS1 वाला है, याद करो NS1 वाला है, तो 4s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना, प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा, इसी से निकला होगा, एस से निकला होगा, और 3d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, Ar 4s 0, ठीक है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कहां से एस से निकला हुआ होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 3d से निकलेगा, तो 3d क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया यहां पर 3d10 जो है वो अधिक स्टेबल होता है,
3d10 जो है वो अधिक स्टेबल होता है क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, और आप कह रहे हो कि Cu2+ ज्यादा स्टेबल होता है। ये कैसे हुआ? अभी तक आप बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 आ रहा है, मतलब यहां पर अधिक स्टेबल, फुल्ली फिल्ड है तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो Cu2+ जो स्टेबल है। उनका ध्यान से देखो, यहां पर स्टेबिलिटी जो है वो किसकी अधिक होती है? Cu2+ की स्टेबल ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस घोल के अंदर बात कर रहा हूं ना, घोल के अंदर एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? घोल, ठीक है। घोल के अंदर जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना वो ज्यादा होती है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या होता है? अधिक स्टेबल होता है। क्या होता है? अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल होता है। क्योंकि उच्च हाइड्रेशन, ऐसे लिखता हूं, चलो, अधिक स्टेबल होता है उच्च हाइड्रेशन के कारण। ठीक है, उच्च हाइड्रेशन के कारण, हाइड्रेशन इसका ज्यादा होता है, इसका Cu2+ का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, इसके कारण क्या है आपका? ये अधिक स्टेबल होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए तो ये एग्जांपल करवाया गया आपको ना। तो बाकी तो आप ये देख के करवा दोगे जल्दी से कि भैया आप हम जल्दी से हमारी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और बता देंगे, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तरीका काम नहीं कर रहा, इसलिए एग्जाम में आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जो आपके सामान्य तरीके तो सबको पता होते हैं, ठीक है, सामान्य तरीके से जो आंसर नहीं आ रहा ना वही तो एग्जाम में आएगा, ठीक बात है, इसलिए आपको ये बताया गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, वो भी कुछ ऐसा सही है। 5 हो गया ना, चौथा 5, ठीक है। Cr2+2, Cu तो कर लिया आपने, Cr+2 और Cr+3, दोनों में से अधिक स्टेबल कौन है? Cr+3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Cr के जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 24, ठीक है, 24 होता है Cr का, ठीक। चलो जी, Ar भर दिया अपन, 18 तो भर दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हुए हैं, और वैसे भी क्या है? 4s1 वाला है, तो 4s तो क्या हो जाएगा? 0। एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकला होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा? 3d में से निकला होगा, 3d4 कर दूंगा मैं। इसका भी क्या जाएगा आपका? Ar, इस बार 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, 4s 0 और 3d3 हो जाएगा। अब यहां पर आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखो, और इसका रीजन मैं आपको कहां बताऊंगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से एक चैप्टर है, उसके अंदर अपन को पढ़ेंगे। बस आपको यहां पर इतना याद रखना है कि यहां पर ये जो 3d3 है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना, डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सही से बनाता हूं गोल चक्कर। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आपको डी के अंदर दिख रहे हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो भरे हुए हैं, कहां भरे हुए हैं? ये T2G3 नाम की एक चीज होती है, उसके अंदर ये भरे हुए हैं ना। ये कहां भरे हुए हैं? T2G3 के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है। तो T2G3 जो स्टेबल होता है अधिक, ठीक है, इसलिए क्या है यहां पर Cr3+ जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अब T2G3 क्या है ये अपन बात करेंगे वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो, यहां पर नहीं समझना है, T2G3 का नहीं स्टेबल है। वैसे 5 एग्जाम्पल तो आपको कम से कम ध्यान होने चाहिए। चलो जी, आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं अपन किसकी? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, मानक ऑक्सीकरण क्षमता की बात करते हैं। आपको इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आपका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये होता क्या है। रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं, फिर इतना पता है, और ये किसका सम है, किसको जोड़ने से बनती है? आपकी आयनेशन एनर्जी एक होती है, एक सब्लिमेशन एनर्जी होती है, और एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तीनों ऊर्जाओं को अपन जब जोड़ेंगे ना, तीनों ऊर्जाओं को जोड़कर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? मानक ऑक्सीकरण क्षमता कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक बात है। मैं कह रहा हूं आयनेशन एनर्जी, आपकी आयन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी और आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों को जोड़कर जो बनता है उसको क्या कहते हैं? अपन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक बात है, ठीक। अब ये जो आपकी मानक ऑक्सीकरण क्षमता है, इसका कोई यार एक कोई क्रम नहीं होता कि भाई अपन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगी घटेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे तो घट रही है बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। भैया क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपका ये आपके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि आई जो है आपकी आयनेशन एनर्जी जो है और सब्लिमेशन एनर्जी जो है, इनकी ये क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, और ये भी रेगुलर नहीं होती है ना, इनका वेरिएशन जो वो रेगुलर नहीं होता।
भाई देखो, अगर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी एक चीज से बना हुआ होता ना, तब तो इसका एक क्रम बनता, इसका एक ट्रेंड बनता। लेकिन यहां पर क्या है, तीन ऊर्जाओं को मिलाकर ये बनता है। तो यहां पर कहीं जो है आज आपकी आयनेशन एनर्जी है वो अधिक बढ़ रही होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर। मान लो एक बार एग्जांपल के लिए कि अपन भाई इधर से इधर जा रहे हैं, तो आयनेशन एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी सब्लिमेशन एनर्जी घट रही है। तो इसका कोई ट्रेंड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि तीन चीजों से मिलकर बनाओ तो तीनों क्या अलग अलग दिमाग के होंगे, तो वहां पर क्या है, रेगुलर ट्रेंड नहीं आ सकता। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। अब बात करें कंपाउंड और कलर की बात करते हैं, यौगिकों के कलर की बात करते हैं ना, रंग की बात करते हैं। तो जो आपके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, वो कैसे, जो रंग वाले होते हैं, रंगीन तत्व होते हैं, है ना, रंगीन होते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि संक्रमण तत्व कहते हैं किसको, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है भैया। बिल्कुल, आपने पहले लेक्चर के अंदर बताया था। और मैंने आपको यह भी कहा था कि डी ब्लॉक के अंदर आने वाले सारे तत्व जो वो संक्रमण तत्व नहीं होते। कौन से होते हैं? जो जिसकी डी ब्लॉक जो है, जिन तत्वों की डी ब्लॉक जो है, डी ऑर्बिटल जो है वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो। डी ब्लॉक के वो तत्व है जिनका डी ऑर्बिटल, डी कक्षक जो है वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो, मतलब या तो D1 से लेके D9 के बीच में हो, वही क्या होंगे, आपके संक्रमण तत्व होंगे। D0 और D10 वाले क्या होंगे, आपके संक्रमण तत्व नहीं होंगे। वापस एक बार बोल रहा हूं, पहले लेक्चर में बता भी चुका हूं। संक्रमण तत्व किनको कहेंगे भैया? जनरली हम डी ब्लॉक के अंदर जितने भी रखे जाते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। जिनके अंदर डी कक्षक जो है आपकी वो आंशिक रूप से भरी हुई होगी ना, वही संक्रमण तत्व है। D10 वाले संक्रमण तत्व है क्या? नहीं जी, वो संक्रमण तत्व नहीं है। D0 वाले संक्रमण तत्व है क्या? नहीं जी, वो भी क्या संक्रमण तत्व नहीं है। तो D1 से लेकर D9 तक वाले जो है वही क्या होंगे, आपकी संक्रमण तत्व होंगे। ठीक है, चलो। तो डी ट्रांजिशन जिसके अंदर होगा वो कैसे होंगे, रंग वाले कंपाउंड होंगे। मैंने कहा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन होते हैं, ठीक है। तो डी ट्रांजिशन जिसके अंदर होगा वही क्या होंगे, रंग दिखाएंगे। डी ट्रांजिशन क्या, यही है जी। D1 से लेके D9 तक जितने भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिस एटम के अंदर भरे जाएंगे वही क्या होगा, संक्रमण तत्व होगा। जिस तत्व के अंदर D1 से लेके D9 तक भरे जाएंगे वो क्या होगा, संक्रमण तत्व होगा। और वो कैसा होगा, कलर्ड भी होगा, रंगीन होगा। ठीक है, वही मैं बात करूं D0 और D10 वाला जो होगा वो संक्रमण तत्व नहीं होगा और वो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। ठीक बात है क्या? एक बार वापस रिपीट करता हूं कि भैया जो आपके कंपाउंड है, जो आपके यौगिक बन रहे हैं, उनके कलर कैसे होंगे। ठीक है, कलर की बात कर रहे हैं, रंगीन कैसे होगा या नहीं होगा। तो पहला जो रंग देने का कारण जो होता है, पहला कारण क्या है, डी ट्रांजिशन। पहला कारण क्या है, डी ट्रांजिशन, कि संक्रमण तत्व जो होगा वो कलर देगा, जो संक्रमण तत्व नहीं होगा वो कलर नहीं देगा। ठीक है, संक्रमण तत्व होते कौन से, D1 से लेकर D9 तक वाले क्या होता है, आपके संक्रमण तत्व होंगे। मतलब जिनके अंदर डी कक्षक जो वो आंशिक रूप से भरा हुआ होगा वो आपके संक्रमण तत्व है। और जिनके अंदर या डी खाली होगा, 0 होगा, या फिर D10 होगा, वो संक्रमण तत्व नहीं है, तो वो रंगहीन होंगे। ठीक है, अब रंग की बात करें, ठीक है, रंग कैसे दिखता है। तो रंग के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि कोई एक तत्व है, मान लो आयरन है मेरे पास में, आयरन है, तो आयरन का रंग कैसा होगा, वो रंग कैसा देगा, इसका कैसे पता लगेगा। तो अगर आयरन एक व्हाइट लाइट जो होती है ना, सफेद लाइट जो होती है, सफेद लाइट, उसके अंदर सारे रंग होते हैं। ठीक है, आप सबको पता, 10वीं क्लास के अंदर बात करिए कि भाई जो सफेद लाइट होती है, सफेद लाइट होती है, उसके अंदर सारे रंग होते हैं। बोले भैया ठीक बात है, सारे रंग होते हैं। तो अगर मैं किसी एक एलिमेंट पर, किसी एक तत्व पर वो सफेद लाइट डाल रहा हूं, भैया बिल्कुल डाल रहे हो, और उस तत्व ने अगर रेड लाइट अगर उसने अवशोषित करी, ठीक है, अगर उसने रेड लाइट को अवशोषित किया तो मुझे कौन सा दिखाई देगा, मुझे ग्रीन लाइट दिखाई, ग्रीन कलर का वो दिखाई देगा। ठीक है, जो लाइट वो अवशोषित करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास में आयरन, एग्जांपल के लिए मेरे पास में आयरन है और वो व्हाइट लाइट में से अगर रेड लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है तो मुझे ग्रीन लाइट दिखाई देगी। वहीं अगर ब्लू लाइट अब्जॉर्ब करता तो मुझे वो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। अगर वो ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब करता तो मुझे येलो कलर का दिखाई देता। ठीक बात है, चलो कहां गई, चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं, फिर अगला कारक। चलो यहां तक अपन इसको करते हैं आज। चलो यहां तक करते हैं इसको ना, एक मिनट दीजिए मुझे।
चार्ज ट्रांसफर करते हैं ना। तो पहला मैंने आपको कारण बताया कि कलर कैसे आते हैं, डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता है कलर, है ना। एक तो कंपाउंड के अंदर कलर कैसे आता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। भैया वो समझ में आ गया हमें कि संक्रमण तत्व होगा तो वो कलर देगा, संक्रमण तत्व नहीं होगा तो कलर नहीं देगा। ये तो मैं समझ में आ गया। पहला कारक तो ये हो गया। दूसरा कारक देखो, दूसरा कारक है चार्ज ट्रांसफर। ये भी कलर देने के लिए काम में आता है। चार्ज ट्रांसफर कैसे काम करता है अभी समझते हैं इसको। चार्ज ट्रांसफर, 1 मिनट में पानी पी लूं और मैं ये भी देख लूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो पहला क्या है, चार्ज ट्रांसफर देख लेते हैं। एक मिनट वायर थोड़ा सा इधर कर लूं मैं। ओके, चार्ज ट्रांसफर है ना। क्या होता है चार्ज ट्रांसफर, एक मिनट दीजिए बस। जैसे मान लो मेरे पास में क्या KMnO4 है, मेरे पास में क्या है KMnO4 है, ठीक है। अब मेरे पास में KMnO4 है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर Mn जो है ना, Mn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करूंगा ना। मेरे पास में क्या है KMnO4 है, ठीक है। अब ये कलर्ड होगा या नहीं होगा इसके बारे में बात करनी है मुझे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मुझे Mn का क्या देखना पड़ेगा भाई। देखो कलर्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भैया जो आपका कंपाउंड है वो रंग वाला होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको क्या बताया कि भैया उसका आप देख लो, उसके अगर वो D1 से D9 तक भरा हुआ है तो वो संक्रमण तत्व तो कलर्ड होगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं। मैंने कहा कि यहां पर KMnO4 पर वो कंपाउंड दिया गया है और इसमें आप Mn की क्या पता कर लो, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो। कैसे पता करेंगे अभी समझाता हूं। आप सबको पता पोटेशियम जो है वो कौन से ग्रुप का है, पहले ग्रुप का होता है ना। लीला ने कहा रूबी सब्जी फिरे, तो लीला ने कहा क्या है, ठीक है। तो ये क्या है आपका फर्स्ट ग्रुप का, और फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी है जी इसकी, कलर दूसरा लेते हैं चलो, कितनी है इसकी +1। पोटेशियम की कितनी है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और सबको पता आपको ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। सही बात है, सही बात है। अब हमें क्या निकालनी है, Mn की निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है। क्या करूंगा मैं 1 + Mn को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, ठीक है। Mn की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको x मान लूंगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, एक की कितनी है -2 होती है। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, ऑक्सीजन है कितने 4, तो 2 × 4 कितने हो जाएंगे -8 हो जाएंगे। तो -8 = 0। यहां पर मैं x को इधर ले आऊंगा और क्या आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। और 8 में से 1 घटाना पड़ेगा ना अपन को, इधर लेंगे तो ना। तो x की कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी +7। तो यहां पर जो आपका Mn है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया हमने। अब Mn की बात करते हैं। Mn जो है, चार्ज ट्रांसफर ही बता रहा हूं ना, कोई अलग चीज नहीं बता रहा। Mn जो है आपका, Mn का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी, Ar 4s 2 3d 3d 5, ठीक है। अब अपने के पास में क्या है, जो Mn है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +7 के अंदर है ना। तो Mn +7 की बात करते हैं ना, Mn +7 की बात करते हैं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसने अपने निकाल रखे हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा Ar 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 s वाले निकलेंगे, 4s क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने s में से निकाले और 5 इलेक्ट्रॉन अपन ने d में से निकालने पड़ेंगे क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकाले थे ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे निकल जाएंगे, तो 3d भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पर d क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पर थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ा कि भैया d जिसके अंदर 0 आ जाएगा ना वो क्या होता है, संक्रमण तत्व नहीं होता, वो कलरलेस हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर अपना पहला कारक को अपन सिर्फ पहला कारक पढ़ के चले जाएंगे तो अपन क्या सोचेंगे कि भैया यहां पर तो d0 है, यहां पर तो d0 है, मतलब आपका Mn यहां पर क्या होगा कलरलेस हो जाएगा। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये जो यौगिक बनेगा ये कैसा हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये KMnO4 कलरलेस नहीं होता। आपने लैब में देखा होगा थोड़ा पर्पलिश होता है ना, पर्पल सा और पिंकिश सा होता है ना। तो कलरलेस तो नहीं होता ये, ठीक है। लेकिन पहला जो आपका जो कारक बता रहा है, पहला फैक्टर जो है वो ये कहता है कि अगर d0 हो तो वो संक्रमण तत्व नहीं, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन दूसरा कारक मैंने इसीलिए कहा कि चार्ज ट्रांसफर होगा यहां पे। चार्ज ट्रांसफर कैसे, ध्यान से देखना। पहले कारक के अकॉर्डिंग तो अपन सही है जी, कलरलेस होगा। लेकिन दूसरा कारक भी तो है ना, अरे कोई घोल है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यहां पर जो O2 है ना,
यहां पर जो आपका O2 नेगेटिव है, यहां पर आपका O2 नेगेटिव जो है ना, ठीक है, O2 नेगेटिव वो क्या होगा, O नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा, ठीक है। अरे घोल के अंदर ऐसा नहीं है O2 नेगेटिव घूम रहा है, अरे काम चलते रहते हैं ना, तो O2 नेगेटिव जो होगा वो एक अपना नेगेटिव जो एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा, और Mn+7 यहां पर बैठा है, Mn+7 यहां पर बैठा है, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन का कर लेगा, लपक लेगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, ठीक है, तो +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Mn+7 में था, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या करेगा, ये कैसा हो जाएगा, Mn+6 हो जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया ना, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन की तो कमी रही ना, तो Mn+6 में आ गया। जैसे ही Mn+6 में आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 3D1 हो जाएगा, 3D0 की जगह क्या हो जाएगा 3D1, और 3D1 वाले क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या हो रहा है, कलर्ड कंपाउंड बन रहा है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो गया ना, किसका, ऑक्सीजन का चार्ज किस पर आ गया, Mn के पास में, फिर थोड़ी देर बाद में क्या करेगा, एक घोल के अंदर सर है ना, थोड़ी देर बाद में Mn क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा वापस, और ये वापस ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा, ऑक्सीजन थोड़ी देर बाद में क्या करेगा, वापस इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, Mn वापस लपक लेगा, तो इस वजह से क्या है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर क्या है, कलर अपन को देखने के लिए मिलता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं पूरे को, कलर्ड कंपाउंड की अपन बात कर रहे थे, कंपाउंड का कलर कैसा होगा इस बारे में अपन बात कर रहे थे, ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे, तो यहां पर अपन ने एक बात करी कि अगर D1 से D9 के बीच में अगर कोई सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो वो संक्रमण तत्व होगा, वो कलर्ड होगा, ठीक है भैया। D0 और D10 वाले संक्रमण तत्व नहीं होते, कलरलेस होते हैं। फिर अपन ने एक एग्जांपल देखा, KMnO4 के अपन ने बात करी, और KMnO4 के अंदर अपन ने Mn की क्या निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी मैंने आपको बता ही दी। जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो +7 आई, +7 निकाल को अपन ने करके देखा तो यहां पर D0 आ रहा था, तो हमने देखा ये तो कलरलेस होता है, लेकिन हुआ क्या, यहां पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये KMnO4 तो कलर्ड कंपाउंड है, तो हमने क्या ध्यान दिया कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है जी, यहां पर तो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Mn उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है, इस वजह से क्या KMnO4 कैसा होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। तो अब मैं यहां पर समझ में आ गया चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा, 3 एग्जांपल लिखाऊंगा, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर इनके अंदर तो होता ही होता है, और भी एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होती, लेकिन अपने लिए ये 3 तो इंपॉर्टेंट है जी, ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पहला तो यही है KMnO4, एक मिनट, KMnO4, एक है K2Cr2O7, थोड़ा सही से लिखता हूं, K2Cr2O7, और एक है आपका CrO2Cl2। ये 3 आपके कंपाउंड हैं जो कैसे होते हैं, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, कैसे चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड होते हैं, ये आपको याद रखने हैं भाई, भूल मत जाना। लिख देता हूं मैं यहां पर, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे पे, तो इससे क्या हो रहा है, कलर्ड हो रहा है ना, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड, कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, ठीक बात है। चलो दूसरा समझ में आ गया। तीसरा कारक क्या है, कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, गहरा रंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये समझो। पहला कारक मैंने आपको बताया कलर का, DD ट्रांजिशन, एक मिनट दीजिए, एक मिनट, हेलो, आप 10 मिनट में फोन करूँ, मैं क्लास में। पहला मैंने आपको बताया DD ट्रांजिशन, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया चार्ज ट्रांसफर, और तीसरा मैंने आपको बताया कि तीसरा है कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत, ठीक है। तीसरा कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, गहरा रंग के। क्या मतलब, अभी समझाता हूं। मैंने कहा कि कोवेलेंट गुण का प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो रंग कैसा हो जाएगा, गहरा होता जाएगा। किसी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत बढ़ रहा है ना, तो उस कंपाउंड का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे उस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, गहरा रंग होता जाएगा। 3 कंपाउंड है मेरे पास में, 3 कंपाउंड मुझे दे रखे हैं, और तीनों कंपाउंड के अंदर एक के अंदर कोवेलेंट गुण थोड़े कम हैं, एक के अंदर थोड़े ज्यादा हैं, एक के अंदर थोड़े और ज्यादा हैं। तो जिसके अंदर कोवेलेंट गुण सबसे ज्यादा होंगे उसका रंग उतना ही क्या होगा, गहरा होगा। ठीक बात है क्या, ठीक है। चलो जी, यहां पर अपने पास में एग्जांपल है, तो समझ में आ गया अपन को कि कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत जिसके अंदर ज्यादा होगा उसका गहरा रंग होगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में एग्जांपल है AgCl, AgBr और AgI, ठीक है। यहां पर देखो AgCl से
AgBr जो है इसके अंदर कोवेलेंट गुण ज्यादा है, AgI के अंदर कोवेलेंट गुण और ज्यादा है, तो कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत बढ़ रहा है। भैया कैसे पता लगा कि कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत बढ़ रहा है? यहाँ पे अभी बताते हैं जी, अभी बताते हैं। मैंने कहा कि जैसे जैसे यहां पर एनाइन कौन है, Ag और Cl में एनाइन कौन है? भैया Cl एनाइन है, Cl एनाइन है, ठीक। मैंने कहा Ag और Br में एनाइन कौन है? भैया Br जो एनाइन है। मैंने कहा Ag और I में एनाइन कौन है? भैया I जो है एनाइन है, ठीक है। मतलब Ag क्या है? केटाइन है, और आपकी ये क्या है? एनाइन है। जैसे जैसे जब एनाइन की साइज बढ़ती है ना, जब एनाइन की साइज बढ़ती जाती है ना, तो क्या है? कोवेलेंट गुण बढ़ते जाते हैं। अपने दिमाग में एक लाइन बैठा लो अपने दिमाग में कि जब जब एनाइन की साइज बढ़ती जाती है तो कोवेलेंट गुण बढ़ते जाते हैं। जब भी एनाइन की साइज बढ़ती है, एनाइन जो है उसकी साइज बढ़ेगी, तब कोवेलेंट गुण बढ़ते हैं। वापस बोल रहा हूं एक बार, जब भी एनाइन की साइज बढ़ती है, तब कोवेलेंट गुण बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। मुझे एक बात बताओ, याद है आपको? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर? फ्लोरीन। फ्लोरीन मतलब ग्रुप के अंदर सबसे ऊपर है, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होती है? साइज बढ़ती है। इन तीनों में Cl, Br और I में, Cl, Br और I में सबसे बड़ा कौन है? साइज किसकी है? भैया I की तो सबसे बड़ी है, क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे होता है, तो उसकी साइज क्या है? बड़ी है। मतलब I की साइज सबसे बड़ी किसकी है? I की सबसे बड़ी है, ठीक है। और Cl और Br में सबसे बड़ा कौन है? भैया Br बड़ा होगा, ठीक है, Br बड़ा होगा। तो जब भी एनाइन की साइज बढ़ेगी तो यहां पर क्या? एनाइन की साइज बढ़ती जा रही है भैया। आपका आयोडीन है ये सबसे बड़ा, एनाइन की साइज बढ़ रही है तो यहां पर कोवेलेंट गुण भी बढ़ रहे हैं। मतलब AgI के पास में कोवेलेंट गुण सबसे ज्यादा अधिक होंगे, और कोवेलेंट गुण अधिक होंगे तो रंग भी क्या होगा? गहरा होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि कोवेलेंट गुणों का प्रतिशत बढ़ेगा तो आपके गहरा रंग होगा। तो यहां पर देखो AgCl रंग कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है ना। AgBr कैसा होता है? पेल येलो, हल्का थोड़ा पीला पीला सा होने लग जाता है, और जो AgI है वो येलो होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, कोवेलेंट गुण बढ़ रहे हैं, आपका रंग जो वो गहरा होता जा रहा है, ठीक है। चलो ये फिर अपन आगे कल अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जो कल होगा उसके अंदर अपन करेंगे, पूरे कल अगले चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।